Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear first year. I hope that you will be fine. कल का लेक्चर हमारा जो था उसमें ख़ासा ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व था और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें से बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो बुक में उन्होंने सिर्फ वर्बली एक्सप्लेन किए हैं और इस तरह से डायग्राम्स वगैरह बना के या ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं ये वहाँ पे नहीं थी। इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि इनको बगौर देखिएगा और अपने पास जो है वो उतार भी लें, ठीक है। अच्छा, अब हम एक ये जो हमारे पास रिलेशन आया है फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी। और ये हमारे पास जो रिलेशन था x is equal to x naught sin of omega t this was the relation for the instantaneous displacement, ठीक है। और आपकी क्लास में से एक बच्ची ने मुझे ये सारा सॉल्व करके भेजा भी है, जो कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि इसमें आपने थीटा की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ उनको पुट करके और आपने फाइंड आउट करना है कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर x की वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो हालांकि भेजना तो पूरी क्लास को चाहिए था, बहरहाल एक बच्ची ने भेजा है, तो अब खुद अंदाज़ा लगा लें अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी क्लास की एफिशिएंसी का। नाउ दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। x इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, यानी कि ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस वक़्त उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास कितनी निकलेगी, ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर की जगह आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। तो यू विल गेट ओमेगा और एक्स नॉट स्केयर यहाँ पे रह जाएगा, उसका जब आप स्केयर रूट लेंगे तो वो एक्स नॉट हो जाएगा। तो v इज़ इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, ये वैल्यू हमारे पास वेलोसिटी की आती है मीन पोजीशन के ऊपर। v इज़ इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा या ओमेगा एक्स नॉट, एक ही बात, ठीक है। इतनी वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होता है। दूसरा हम इसमें पुट कर सकते हैं x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट, कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है। आप यहाँ अगर पुट करते हैं यू विल गेट v इज़ इक्वल टू ओमेगा और यहाँ आ जाएगा एक्स नॉट स्केयर और माइनस v एक्स नॉट का स्केयर, तो वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। दिस शोज़ के एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट जाके स्टेशनरी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है जब वो मीन पोजीशन के ऊपर होता है तो उसकी वेलोसिटी इतनी होती है और ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसकी इस पूरे सफ़र के दौरान जो उसकी ऑसिलेशंस हो रही हैं मीन पोजीशन के अबाउट, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाना, एक्सट्रीम से वापस आना, मीन को क्रॉस करना, दूसरी एक्सट्रीम पे जाना, फिर वापस आना, ठीक है। ये देखें हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट n कर रहा है, p नहीं कर रहा। p सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जबकि जो पॉइंट n है जो कि p का प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। वो ये उसकी मीन पोजीशन है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो होती है, यहाँ भी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर जाकर वेलोसिटी ज़ीरो होगी और जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर होगी। और ये बात सिर्फ इस एन पॉइंट की मूवमेंट के लिए ही ठीक नहीं है, बल्कि हर ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा उसके लिए ये बात ट्रू है कि जब वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और जिस वक्त वो मीन पोजीशन को क्रॉस करता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। सो वी कैन राइट कि एनी ऑब्जेक्ट executing simple harmonic motion has velocity equal to zero at extreme positions and velocity equal to x naught into omega, that is maximum velocity when it reaches मीन पोजीशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट, ये एक मीन पोजीशन है
और इसके अबाउट इस तरह से ये एक एक्सट्रीम पे जाता है और फिर वापस आता है और फिर इधर दूसरी एक्सट्रीम पे जाता है, तो यहाँ उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो होगी, यहाँ भी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ठीक है, यानी जब वो इधर से ज़ीरो वेलोसिटी के साथ इधर आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर वो मैक्सिमम हो गई है। फिर जब वो इस पॉइंट को क्रॉस करके आगे जाएगा, वेलोसिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और यहाँ तक आकर वो फिर ज़ीरो हो जाएगी। फिर इधर से वो वापस जाएगा और फिर रेस्टोरिंग फोर्स उसको वापस खींचती है, फिर वो इधर को जाते हुए एक्सेलरेट होता है और फिर इधर को, यानी कि जब वो जाएगा टूवर्ड्स मीन वो एक्सेलरेट होगा, जब वो जाएगा टूवर्ड्स एक्सट्रीम तो वो डीसेलरेट होगा। ठीक है, अब हमने देखना है आज के उसका जो एक्सेलरेशन है उसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन आता है। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, किसका एक्सेलरेशन, वही ऑब्जेक्ट जो कि एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है उसका जो एक्सेलरेशन है इन टर्म्स ऑफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास कितना आता है। तो हमें वही वाला फिगर जो है वो दोबारा से एक दफ़ा कंसिडर करना होगा। सपोज दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल और ये हमारे पास था पॉइंट P, यहाँ पे था और इसका जो प्रोजेक्शन आता था वो इसकी सीध में यहाँ पे आता था। ठीक है, N, ठीक है, और दिस एंगल वाज थीटा, तो हमने कहा था कि ये एंगल भी हमारे पास जो है वो थीटा है। ठीक है, अब चूंकि आप सर्कुलर मोशन को पहले पढ़ चुके हैं और सर्कुलर मोशन के रेफरेंस से आप ये बात जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो जो उसका एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये इस डायमीटर का नाम हमने रखा हुआ था DE। तो P पॉइंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो P का एक्सेलरेशन है दैट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो मैंने एरो लगाया ये मेरे पास इस पॉइंट P के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि P का जो एक्सेलरेशन है उसको मैं कहूँगी A सबस्क्रिप्ट P एंड दिस विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, दिस इज़ AP। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो P के डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट था N का डिस्प्लेसमेंट, P की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट था N की वेलोसिटी, बिल्कुल इसी तरह से P के एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा N का एक्सेलरेशन, क्योंकि अभी हम पीछे भी ये देख चुके हैं कि जब हमारा P पॉइंट इधर जाता है तो हमारा O पॉइंट D की तरफ जाता है। और अभी मैंने आपको वेलोसिटी के रेफरेंस से जब एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको बताया कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो वो स्पीड डाउन होता है और जब वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है तो वो स्पीड अप होता है। इसका मतलब ये है कि जो N का एक्सेलरेशन होगा उसको हम कहेंगे A और उसका जो रुख होगा वो होगा O की तरफ। ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स O। नाउ वी हैव टू सी कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होगा। एज एक्सेलरेशन ऑफ P इज़ AP और ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास v²/r होता है, या हम उसको अगर ओमेगा की शक्ल में लिखें तो हम उसको r⍵² लिखते हैं। r इज़ द रेडियस, यहाँ पर आपके पास रेडियस है x0, सो ये हो जाएगा x0 इंटू ω²। ओके, एंड दिस इज़ x0 इंटू ω²। ये हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन है P पॉइंट का। ठीक हो गया, x0 इंटू ω²। और जो एक्सेलरेशन ऑफ N होगा वो है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ P, राइट, और इसको हम लिख रहे हैं A एंड दैट इज़ इक्वल टू AP का साइन कंपोनेंट। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें इस फिगर की ज्योमेट्री से पता चला कि आप देखिए कि इन ट्रायंगल ONP, इस ट्रायंगल को देखें ONP में हमारे पास ये अगर एक वेक्टर है तो ये उस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनते हैं NP और OP। तो उसमें से जो हमारा NP और ON,
ठीक है। ओ एन हमारा है वो रिक्वायर्ड वेक्टर जो कि इस वक्त हमें चाहिए, जो कि है एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट एन, ठीक है। सो ए पी की जगह हमने लिखा एक्स नॉट इंटू ओमेगा स्केयर, और साइन ऑफ थीटा को हम यहाँ से एवेल्यूएट करेंगे कि साइन ऑफ थीटा जो है इस ट्राइंगल में दैट इज इक्वल टू ओ एन एंड डिवाइडेड बाय ओ पी विच इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट, ठीक है। ये कैसे पता चला? इन द राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन पी हमारे पास जो है ये रिलेशन मौजूद है कि परपेंडिकुलर और ओवर हाइपोटेन्यूज जो है ये हमारे पास किसके बराबर होता है? साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू जब हमने लिखी दैट इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ गया एक्स इंटू ओमेगा स्केयर, या इसको लिखिए ओमेगा स्केयर इंटू एक्स। अब चूंकि हमने ये कहा है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड है टूवर्ड्स द सेंटर, तो हम इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। सिंस एक्सेलरेशन ऑफ n इज डायरेक्टेड towards the center of circle या towards the mean position of n, therefore हम a को लिखेंगे माइनस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स, विच मीन्स दैट a इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको आप याद करें कि ये मैंने आपको कहा था कि जिस मोशन में ये बात निकल आए बिल आखिर कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो मोशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस शोज दैट n इज एग्जीक्यूटिंग SHM, ठीक है। तो हमारे पास जो projection of uniform circular motion executes SHM, ठीक है। प्रोजेक्शन कौन है? प्रोजेक्शन है n प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया था हम साए को कहते हैं, ठीक है। तो n जो है हमारे पास ये p का साया है, p सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और n SHM परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अलोंग द डायमीटर। p सर्कल के लॉन्ग मूव करता है और जो n है वो डायमीटर के लॉन्ग सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता चला जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, ये जो तीन आपके पास रिलेशंस हैं, एक ये भी करें कि इनको आप जो है ना वो नोट डाउन भी कर लें। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, और ये भी एक्सेलरेशन के लिए, और इसी तरह जो वेलोसिटी के लिए निकले हैं एक ये रिलेशन। मैं इनको नंबरिंग कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने किन रिलेशंस को जो है वो बतौर ख़ास तवज्जो देनी है। इसको कहें 1, ठीक है, और ये जो है इसको कह लें 2, दिस इज़ 3 and this is 4 and this number is 5। तो ये इक्वेशन जो हैं ये हमें SHM का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो डिस्क्राइब कर रही हैं, ठीक है। एक इक्वेशन जो है पहले वाली जिसको नंबर 1 लगाया है वो इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट देती है, 2 और 3 उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज देती हैं, दोनों दे रही हैं, दोनों जो है वो इक्वली वैलिड हैं, और 4 और 5 जो है वो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है ना वो हमें प्रोवाइड कर रही हैं। अब हम एक और चीज़ देखेंगे जो कि इसमें बहुत अहम है SHM में, और वो है इसका फेज़, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी या x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन है फॉर द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो SHM परफॉर्म कर रहा है उसका जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो हमें इस इक्वेशन से मिल रहा है। तो इस इक्वेशन में ये जो फैक्टर है ओमेगा टी या थीटा, इसको हम कहते हैं फेज़। तो फेज़ जो होती है थीटा और ओमेगा टी इज़ कॉल्ड द फेज़ ऑफ मोशन,
जैसा कि मैंने आप लोगों को कल जो टारगेट दिया था कि आप थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ पता करें कि एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ क्या आती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि थीटा को जानकर, क्योंकि थीटा के अंदर टाइम का फैक्टर है, ये जो थीटा है ये ओमेगा टी के बराबर है। तो ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और टी क्या है, टाइम। टाइम जैसे जैसे गुजरेगा तो ओमेगा टी बदलेगा, यानी कि थीटा बदलेगा। देखें जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो हमारा जो पॉइंट है वो ऐसे मूव करता चला जाएगा, तो ये जो एंगल की वैल्यू ये चेंज होती चली जाएगी। तो थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ हमें पता चल जाता है कि हमारा जो एसएचएम परफॉर्म करने वाला ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो किस पोजीशन के ऊपर जाकर के लोकेटेड है। इसी तरह से इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमें उसकी जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है ना वो बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा वाइब्रेट कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट हमारा ऑसिलेट कर रहा है वो किस स्टेट में है। आया वो मीन पोजीशन पर है, क्या वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, क्या वो दरमियानी किसी जगह के ऊपर है। थीटा की वैल्यूज़ के साथ हमें एग्जैक्ट नंबर पता चल जाता है, एक्स का आंसर जो है वो हम वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये देखें, ये सारी वही डिस्कशन है जो कि मैंने कल आप लोगों को टारगेट दिया था ना। द वैल्यू ऑफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इज शोन इन द फिगर, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ एस एच एम। ये हमारे पास कौन सी वाली वेव फॉर्म है, ये वाली वेव फॉर्म, ठीक है, जिसको कि हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि मैंने आपको कल भी ये ड्रॉ करके दिखाया था कि अगर हम इन एक्सेस के ऊपर लेंगे थीटा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ओमेगा टी, और इन एक्सिस के ऊपर अगर हम ले लें अपना एक्स, तो हमारे पास इस तरह का प्लॉट आता है, राइट, ठीक है। अब इसमें जो है ना ये पॉइंट जो होता है ये थीटा की ज़ीरो वैल्यू होती है, ये कल भी मैंने आपको बना के दिखाया। ये थीटा की π/2 वैल्यू होती है। जब 90 डिग्री हो जाता है फेज़ तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऊपर पहुंच जाता है। इसी तरह से जब आपके पास 270 डिग्री हो जाता है फेज़ तो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे एक्सट्रीम के ऊपर ले जाकर पहुंच जाता है। जब हमारे पास थीटा जो है वो 0 या पाई या 2 पाई होता है तो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है। ये π/2 या 90 डिग्री है, ये पाई है, ये 3π/2 या 270 है, ये 2 पाई या 360 है। और इस तरह से यही मोशन का साइकिल रिपीट होता है। ये पूरा एक साइकिल है, यही साइकिल रिपीट होता चला जाएगा। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये वेव फॉर्म हमेशा बिल्कुल एक जैसे एम्पलीट्यूड की बनती है, और अगर फ्रिक्शन हो तो क्या होता है ये हम आगे एक दो टॉपिक्स के बाद इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, लिहाजा ये आपने हाईलाइट कर लेना है, द फेज डिटर्मिन्स द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है जिसको कि हम कहते हैं इनिशियल फेज, ठीक है। ये जो हमारे पास था थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, इसको हम फेज़ या इसको इंस्टेंटेनियस फेज़ भी कहते हैं कि किसी भी लम्हा के ऊपर मूवमेंट में जो ऑब्जेक्ट का फेज़ है वो क्या होगा। इनिशियल फेज़ से मुराद ये होता है कि जब हमने ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना शुरू किया तो उस वक़्त हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो किस स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में था, ठीक है। देखें आपने अगर यहाँ जो हम लोगों ने तीन इकट्ठे ले लिए थे फिगर्स, ठीक है, ये देखिए हमारा ये जो स्प्रिंग मैथ सिस्टम है, ठीक है। हमने जब अपना स्टॉप वॉच शुरू किया, इसकी मोशन को हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो हमने कहा उस वक़्त हमने शुरू किया है जब ये अपनी मेन पोजीशन पर है। हमने इधर मोशन को शुरू किया जब हमारा पी पॉइंट यहाँ पे था, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हम जिस वक़्त सिस्टम को देखना शुरू करें तो वो मेन पोजीशन के ऊपर ही हो। हम ये भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पहुँचा है एक एक्सट्रीम के ऊपर, तो हमने उसकी ऑसिलेशन काउंट करना शुरू की, तो फिर उसका जो इनिशियल फेज़ होगा यानी कि पी पॉइंट हमारा यहाँ पहुँचा है, इसका मतलब ये है कि उसका जो इनिशियल फेज़ है जब हमने उसको देखना शुरू किया तो वो 90 डिग्री का एंगल कवर कर चुका था। उसका जो इनिशियल फेज़ है वो ज़रूरी नहीं होता कि वो ज़ीरो हो, ठीक है, इट कैन बी एनी एंगल, ठीक है। क्योंकि देखें ये जो सर्कुलर मोशन है इसमें पी पॉइंट जैसे जैसे चलता है तो एंगल कवर होता चला जाता है। अगर हम जो है इसकी मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करना शुरू ही उस वक़्त करें जबकि पी पॉइंट जो है वो सेंटर के ऊपर कुछ थोड़ा सा एंगल जो है वो बना चुका है, इफ़ एट टी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये हमारा पी पॉइंट अगर यहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, और ये एंगल जो है इसको हम कह रहे हैं फाई, ठीक है।
फिर हमने इसकी मोशन को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। ये वही वाला हमारा डायमीटर है d इंटू ई, ये फाई पे था और जो हमारा एन पॉइंट है वो कहीं यहाँ पर था, ठीक है। तो अगर हमने ऑब्जर्वेशन अपनी बनानी इस वक्त शुरू की है तो फिर हम लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड प्लस फाई। ये हमारी इक्वेशन थोड़ी सी x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी वाली अमेंड हो जाएगी। यहाँ पर ये जो फाई है ये कहलाता है सिस्टम का इनिशियल फेज़, और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू एंगल, ठीक है, जो कि हमें सिर्फ ये बताता है कि हमारा जो सिस्टम जब ऑब्जर्वेशन शुरू हुई, जब हमने उसकी काउंटिंग शुरू की तो वो किस पॉइंट के ऊपर था, ठीक है। अगर हमारे पास जो है फाई है 0, ठीक है, इट मीन्स के एट t इक्वल टू 0 हमारा जो सिस्टम था, जो ऑब्जेक्ट था, वो था एट मीन पोजीशन, ठीक है, यानी कि उसका जो इनिशियल फेज था वो 0 था, ठीक है, मीन पोजीशन से बात शुरू हुई। अगर हम कहते हैं कि फाई जो है वो π/2 है, इसका मतलब ये है कि जब हमने बात शुरू की तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था इट वाज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक हो गया ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे था। तो फिर हमारी जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड प्लस जब आप उसमें π/2 डालते हैं तो मैथमेटिकली ये रिलेशन हो जाता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, ये इस तरह से अमेंड हो जाया करता है, ठीक है। तो इसका भी जो वेव फॉर्म होता है वो भी बिल्कुल इसी शेप का होता है, कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि अगर हम इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे ना, ठीक है, अगर हम इसको प्लॉट करेंगे और इधर को हम जो है वो थीटा ले रहे हैं, इधर को हम एक्स ले रहे हैं, तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ से जो है ना वेव फॉर्म शुरू होगी, ठीक है। ये देखिए, यानी कि एट t इक्वल टू 0 जो हमारा ये पॉइंट है ये कहाँ पर है, एक्स नॉट के ऊपर है। सिस्टम हमारा जो है वो हमने उसकी ऑसिलेशन उस वक्त देखना शुरू की जब वो एक एक्सट्रीम पे आया हुआ था, ठीक है। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो फाई कैन हैव एनी वैल्यू, ठीक है, फाई कैन हैव एनी वैल्यू, इट कैन हैव 0 वैल्यू, इट कैन हैव π/2 वैल्यू, इट कैन हैव पाई वैल्यू, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू जो है वो पाई है, इसका मतलब ये है कि हमने जब इसको देखना शुरू किया तो पी पॉइंट हमारा यहाँ पे था, ठीक है। अगर आप पाई इसमें पुट करते हैं तो फिर आपका जो ग्राफ होगा वो आप उसका जो है वो ये नीचे वाला हाफ पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो फाई होता है इसकी वैल्यू जो होती है ये 0 भी हो सकती है और ये 0 के अलावा भी कुछ हो सकती है। फाई कैन हैव एनी वैल्यू, ठीक है, और इससे मोशन के SHM होने के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर फाई 0 है इसका सिंपल मतलब ये है कि सिस्टम ने मूवमेंट जो है वो मेन पोजीशन से शुरू की। अगर कुछ और है तो इसका मतलब है कि मेन पोजीशन से मूवमेंट शुरू नहीं हुई, किसी और एंगल से जो है वो ले जा करके तो हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। राइट, अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम जो होता है हमारे पास वो हम इसको कहते हैं जो कि किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमारा रेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। और इसको भी जब आप ये अगर इसकी मीन पोजीशन है और आप इसको खींचते हैं तो ये ऑसिलेट करता है अबाउट द मीन पोजीशन और ये SHM ही परफॉर्म करता है, ठीक है। और हम लोगों ने स्टार्ट में देखा था कि इसका जो एक्सेलरेशन था दैट वाज इक्वल टू -k/m इंटू एक्स, राइट। अच्छा, नाउ जो हमारे पास SHM की मोशन है उसके मुताबिक एक्सेलरेशन होता है -ω² इंटू एक्स। हम इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो वी नोटिस के ऑन कंपेयरिंग द अबव टू इक्वेशंस, the above two equations, ω²
इज इक्वल टू के बाय एम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इसके स्प्रिंग कांस्टेंट और इसके साथ अटैच्ड मास की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। इट मीन्स के ओमेगा इज इक्वल टू के बाय एम अंडर द रूट, एंड वी नो दैट ओमेगा हमारे पास होता है 2 पाई बाय टी, एंड दिस इज इक्वल टू के ओवर एम अंडर द रूट। इसका मतलब ये हुआ कि टी किसके बराबर आ गया, टी हमारे पास हो जाएगा 2 पाई एम ओवर के अंडर द रूट। ठीक है, ये है आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर अ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। आप उसके सिस्टम का जो है वो टाइम पीरियड, टाइम ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं, और वो किन पर डिपेंड करता है, वो इस पर डिपेंड करता है कितनी वैल्यू का मास अटैच किया हुआ है, कितनी वैल्यू का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की ऑसिलेशंस देखी थी, रेस्टोरिंग फोर्स का एक्शन देखा था, और हम लोगों ने जो है प्रूव किया था कि ये एसएचएम परफॉर्म करता है। ये देखिए, ये इस वजह से इस वक्त मैंने आपको ये सारी फिगर्स और ये डिटेल नहीं करवाई बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। आज हम लोगों ने इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट किया। ठीक है, दिस इक्वेशन गिव्स द टाइम पीरियड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, और अगर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी हो तो वो चूँकि 1/t होती है। ठीक है, सो ये हमारे पास हो जाएगी 1/2 पाई, और अंदर वाली जो स्क्वायर रूट के अंडर टर्म है वो भी उलट जाएगी, वो हो जाएगी के बाय एम। ये इसकी फ्रीक्वेंसी देती है, ये इसका जो है वो हमें टाइम पीरियड देती है। इसका जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है दैट वाज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये इक्वेशंस याद रखें जो कि हमने पीछे डिराइव की हैं, ये सिर्फ उस एन पॉइंट के लिए नहीं थी बल्कि दीज वर फॉर एवरी ऑब्जेक्ट विच इज़ परफॉर्मिंग एसएचएम। अब यहाँ आप इसके ओमेगा की वैल्यू को अगर पुट करें, ओमेगा आया है के ओवर एम, दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ के ओवर एम इंटू टी। ये हमारे पास आ गई इसके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है आपको, ये दे रहा है टाइम पीरियड, ये इक्वेशन दे रही है फ्रीक्वेंसी, राइट, ये दे रही है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से हम देखते हैं इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, दैट वाज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एक्स नॉट सॉरी ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। और ओमेगा का भी अंडर रूट है, ओमेगा को हम बेशक जो है वो यहाँ पर अंदर भी लेकर जा सकते हैं क्योंकि दोनों अंडर रूट ही हैं, तो के बाई एम कर दें इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज, और सारे का हो गया अंडर रूट। ठीक है, और इसकी एक और शक्ल जो बनाई जाती है वो ये है कि आप यहाँ से एक्स नॉट को कॉमन लें। जब आप एक्स नॉट को बाहर निकालेंगे वो उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, अंदर रह जाएगा के बाई एम। यहाँ से एक्स नॉट जा चुका है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ एक्स नॉट था नहीं, तो यहाँ पर हमें नीचे एक्स नॉट स्क्वायर से इसको डिवाइड करना होगा। ये एक रिलेशन है इसकी वेलोसिटी के लिए। ठीक है, अब आप इस रिलेशन में पुट करें कि जब x ज़ीरो होगा, x ज़ीरो का क्या मतलब होता है कि सिस्टम इज़ एट मीन पोजीशन। ठीक है, इसमें पुट करें मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी कितनी आएगी, x का ज़ीरो हो जाएगा, ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम। ठीक है, ये हमारे पास इस सिस्टम की मैक्सिमम वेलोसिटी, पहले हम डिस्कस कर चुके कि मीन पोजीशन के ऊपर क्रॉस करते हुए ऑब्जेक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी पोजेस कर जाता है। फिर पुट करें आप इसमें x इक्वल टू एक्स नॉट, यू विल गेट वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये वही बातें हैं दोनों जो कि पीछे भी हमारे पास एसएचएम के लिए आई कि ये सिस्टम भी जब मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा मैक्सिमम वेलोसिटी पोजेस करेगा, जब एक्सट्रीम्स के ऊपर जाएगा तो रुक जाएगा, रुक के फिर वापस आएगा, एक्सेलरेट होगा टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और इस तरह से एसएचएम जो है वो परफॉर्म ये करता चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू होती है मैक्सिमम वेलोसिटी की, इसको हम वी नॉट कह देते हैं, एक्स नॉट के ओवर एम को कह देते हैं वी नॉट। तो फिर हमारे पास जो v का रिलेशन है वो बन जाएगा वी नॉट अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, द नेक्स्ट सिस्टम इज सिंपल पेंडुलम।
सिंपल पेंडुलम हम किसको कहते हैं? सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन ये होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी मास सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। ठीक है, और इसमें चंद चीज़ों का इजाफा कर लें कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है आइडियल पेंडुलम की, ये इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। इसको हम खींचें तो इसकी लेंथ में चेंज नहीं आना चाहिए। और ये जो सपोर्ट है ये हमारे पास रिजिड होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ पर एयर फ्रिक्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं आइडियल पेंडुलम। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम क्या होता है? अ स्मॉल हैवी mass M attached with an inextensible, जिसको आप एक्सटेंड ना कर सकें, स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड स्पोर्ट। जब पेंडुलम आपका ऑसिलेट करे तो जो स्पोर्ट है उसको साथ में मूव नहीं करना है। ठीक है, इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, और जो आइडियल पेंडुलम है उसके लिए ये भी होता है कि जहाँ पर वो हैंग हो रहा है वहाँ बिल्कुल भी कोई एयर करंट्स, कोई फ्रिक्शन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। इसका मैस हमारे पास है स्मॉल m। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हम लेते हैं L, और याद रखें कि ये जो लेंथ ली जाती है ये बॉब के सेंटर तक ली जाती है। आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी करेंगे और फिर आप देखेंगे कि हम इसकी जो लेंथ है वो किस तरह से मेजर करते हैं। ये हमारे पास इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, और जब आप इस पेंडुलम को जो है वो यहाँ से ले जाकर, ये इसकी मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है जहाँ पर ये रेस्ट कर रहा होता है, जबकि ये ऐसे इसको आपने डिस्टर्ब नहीं किया तो ये इधर आके रेस्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि हमने इसको खींच कर इधर ले गए। ठीक है, तो जब आप इसको खींचते हैं तो ये ऐसे मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता रहता है, और इसकी मोशन को भी कहा जाता है कि ये SHM है। टुडे वी विल प्रूव कि इसकी मोशन भी SHM होती है। ठीक है, और इसके लिए जो है ना वो हमने अब ये शो किया कि हमने पेंडुलम को खींच के यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने इसको पहुँचा दिया तो ये इसने जो है ना बनाया है कर्व। वेट इसका हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता रहेगा। वेट एक ऐसी चीज़ होती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी हो जाए, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि पेंडुलम को जब आप इधर खींचते हैं आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई है और यहाँ पर एक्सटेंशन की वजह से एंगल बन गया है थीटा। राइट, अब बात ये है कि इस स्ट्रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन भी है। रेस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी और वो पेंडुलम को वापस उसकी मेन पोजीशन के ऊपर लाने की कोशिश करेगी। हमने ये देखना है कि रेस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है जो कि इसके ऊपर जो है ना वो एक्ट कर रही है। नाउ द ओनली फोर्स विच इज़ एक्टिंग अपॉन द पेंडुलम इज़ इट्स वेट। और ये बात याद रखें कि इस वक्त जो इसका वेट है तो उसके कंपोनेंट्स बन चुके हैं। देखिए, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा ना, बिकॉज ये उन्हीं दो लाइनों के दरमियान में एंगल है, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन। दिस एंगल इज़ ऑल्सो थीटा। अब आप इसके अगर कंपोनेंट्स बनाते हैं तो ये इसके बने दो अदद कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें से जो ये वाला कंपोनेंट है ना आपके पास, ये वाला, यहाँ बेटा मैं इसकी वैल्यू लिखूँगी इस कंपोनेंट की, ये है mg साइन ऑफ थीटा। और जो ये वाला कंपोनेंट है ये हमारे पास है mg कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, थोड़ी सी फिगर हमारी ज़्यादा राइट को बन गई, अगर इधर बनती तो ये। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो mg कॉस थीटा है ये वाला कंपोनेंट, ये इस ऑसिलेशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। ठीक है, द ओनली फोर्स
acting on pendulum is its weight is equal to mg, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। इट्स कंपोनेंट mg cos of theta is balancing the tension in the string। इसका मतलब ये है कि t बराबर हो गया mg cos of theta के, तो इसका रोल यहाँ पे ख़त्म। एंड restoring force is equal to माइनस mg साइन ऑफ थीटा, जो कि सिस्टम को वापस लेकर आती। माइनस साइन क्यों? क्योंकि वो फोर्स हमेशा सिस्टम को सेंटर की तरफ आने पे मजबूर करती है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इसके ऊपर एक्ट करने वाली रेस्टोरिंग फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F is equal to ma, it means that ma is equal to minus mg साइन ऑफ थीटा। m को काट दें। सपोज हमने यहाँ पर एक जो है ना लगाई है एजम्पशन, वी एज्यूम के थीटा इज स्मॉल, देन साइन ऑफ थीटा को हम नियरली इक्वल टू थीटा ले सकते हैं। अगर एंगल की वैल्यूज छोटी हों तो साइन थीटा और थीटा आपस में तकरीबन बराबर होते हैं, तो ए हो जाएगा हमारे पास माइनस जी साइन थीटा की बजाय आ जाएगा थीटा, ठीक है। नाउ यूजिंग एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। यहाँ आप जो इस डायरेक्ट डिस्टेंस को अगर देखें तो जो डायरेक्ट डिस्टेंस आपका बन रहा है उसको हम कह रहे हैं यहाँ पर एक्स, ठीक है। ये हमारे पास इसकी मूवमेंट का यहाँ पर ये रेडियस है, तो आर की जगह आ जाएगा एक्स, और जो आपके पास कर्व बन रही है वो ओ ए बन रही है, तो थीटा हमारे पास हो गया एस ओवर आर, ठीक है। और ये पूरी लेंथ हमारे पास आ जाएगी आर की जगह के ऊपर। अब स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ थीटा के लिए अगर यहाँ से आप बहुत ज़्यादा अवे नहीं गए तो देखें ये जो कर्व है, ये जो आर्क है, ये इस स्ट्रेट फासले के बराबर होगी। फॉर स्मॉल थीटास x will be equal to आर्क ओ ए, इट मीन्स कि आपके पास थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जी। थीटा जो है वो हो जाएगा हमारे पास एक्स ओवर एल के बराबर, एक्स ओवर एल, इट मीन्स कि ए जो कि था माइनस जी इंटू थीटा माइनस जी एक्स ओवर एल विच इज़ इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। यहाँ पर जो है हमारे पास जी ओवर एल कॉन्स्टेंट है, इसको कंपेयर करें किस इक्वेशन के साथ, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स के साथ। इट मीन्स के ओमेगा स्केयर किसके बराबर आ गया, जी बाई एल, इट मीन्स के ओमेगा आ गया जी बाई एल अंडर रूट के बराबर, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास जो है वो ए प्रोपोर्शनल हो गया माइनस एक्स के, इट मीन्स के पेंडुलम जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, इज़ एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, ठीक है। ये वही रिलेशन आ गया, वही वाली प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। इट मीन्स के टी जो कि होता है 2 पाई बाय ओमेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ गिवन बाय द रिलेशन 2 पाई एल ओवर जी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैलिडिटी के लिए कंडीशन क्या थी कि हमने पेंडुलम को सेंटर से बहुत ज़्यादा अवे नहीं किया, ठीक है। इसमें एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट थीटा इज़ स्मॉल, ठीक है, तब पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो इस रिलेशन से हमें मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, और किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चलें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा टॉपिक कवर हुआ, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है। और अपनी नमाज़ों के बारे में फ़िक्रमंद रहें, ख्याल करें, और जो है वो अपनी पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे रहें। कल इंशाल्लाह बाकी डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।